हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र होगा। पूरे प्रश्न पत्र को डिटेल में हम देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह वीडियोस को शेयर करते रहिए। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि अभी ये बहुविकल्पी टाइप के 5 प्रश्न आपके सामने हैं जो पूछे गए थे 2018 में। देखिए, इसमें बोला गया है x की घात -6 और फिर भाग करना है x की घात -7 और इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी ऐसे आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी ऐसी समान आधार वाली संख्याएं हो, जैसे a है, इस पर घात m है और भाग करना हो दूसरी भी संख्या वही हो, यानी यहाँ पर लिखी संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर xx है और इस पर घात n हो, तो ये घातें घट जाती हैं, यानी कि माइनस हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएंगी दोनों घातें, मतलब ये वाली संख्या भी और ये वाली माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए, पहले से ये माइनस में है, लेकिन माइनस करना भी है रूल के अकॉर्डिंग भी। तो अब ये क्या हो जाएगा, x पर ये तो -6 है और ये माइनस माइनस अब हो जाएगा इस बार प्लस। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा x पर, देखिए प्लस माइनस, माइनस 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस का 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखिए सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपको माइनस तो करना है, लेकिन क्योंकि ये दोनों संख्याएं पहले से ही माइनस है, भाई ये वाला -6 है, देखिए ये वाला -7 है, और इनको माइनस भी करना है, तो इस तरीके से ही तो करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आगे ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। इसी के साथ साथ अगर कहीं पर कोई संख्या प्लस में हो, यानी कि मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है, अगर ऐसे कोई संख्या m गुणे a की घात n हो तो संख्याओं पर पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रूल होता है। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लिखेंगे और ये जो पावर है, क्योंकि संख्या गुणे में है और आधार बराबर है, इसलिए इस पर ये पावर जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात 5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये सभी चीजें आपको बेसिक्स सारे के सारे बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिखाए जा चुके हैं। तो मुझे आशा है आप इनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और इन चीजों को आप पहले से भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है x² - 4 बटे x + 2 का होल स्क्वायर, और इसका न्यूनतम रूप क्या होगा या सरलतम रूप क्या होगा। तो ये चीज आप देखिए, जो ऊपर लिखा गया है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर, 4 को ये लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 ही तो होता है, और ये जो है अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए, ऊपर जो संख्या दिख रही है वो कुछ आपको a² - b² के रूप की दिख रही है, और जब भी ये सूत्र होता है a² - b², तो इसका हो जाता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, यानी ऐसा कहीं लिखा मिले तो उसकी जगह इस रूप में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 और x - 2, और नीचे देखिए क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब यही संख्या 2 बार गुणे में। अब देखिए x + 2 कट जाएगा, ऊपर x - 2, नीचे x + 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा सरलतम रूप। अब ये आगे कटवट नहीं सकता, तो यही आपको देखना है, x - 2 ऊपर, x + 2 नीचे। ऐसा किस विकल्प में आपको दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या, देखिए घन की कोर कहने का मतलब ये उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, लेकिन कोरों की संख्या चाहे जितनी क्यों ना हो, आप ये समझिए जैसे घन हम बना रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कोर क्या होते हैं, ये देखिए आप सभी जानते हैं जो इसकी साइड्स हैं ये सभी कोर हैं, एजेस जिनको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए ये सब कोर है, जैसे 1 2 3, ये वाला 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मैंने कहा था ये जितनी भी साइड है, तो ये 12 साइड इसकी क्या है, कोर है, इसी को कोर कहते हैं। तो कोर की संख्या हमेशा 12 ही रहेगी। कोर जिसको इंग्लिश में एजेस कहते हैं, ये हमेशा 12। फलक जो होते हैं किसी भी घन या घनाभ में, फलक हमेशा 6 होते हैं, फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेसेस। और शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष का मतलब हुआ वर्टेक्स या वर्टिसेस जो बोलते हैं इंग्लिश में,
देखिए ये जो पॉइंट है 1 2 3 ये शीर्ष कह जाते हैं, 4 5 6 7 8, हमेशा शीर्ष कितने होते हैं 8, फलक 6 कोर 12 और शीर्ष 8, चाहे वो घन हो या घनाभ हो। तो ये डिपेंड करता है आप साइड जिसकी कितनी भी हो, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसके साइड से ये जरूरी नहीं कि ये 4 इसमें दिया गया है तो इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 4 सेंटीमीटर होगा तो सब 4 4 के होंगे, लेकिन संख्या में तो कोर 12 ही होंगी, 12 से 13 थोड़ी ना हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहां पर कंफ्यूज किया गया था कि घन की कोर आपको ये 4 दिया गया था सेंटीमीटर, आप कहीं आयतन या कोई फार्मूला लगा बैठे जल्दबाजी में, ऐसा नहीं करना। कोरों की संख्या यानी जो साइड है वो 12 की 12 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि कोर हमेशा 12 होते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 8-8 सेंटीमीटर का हो, 10-10 सेंटीमीटर का, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाप है, उसकी मेजरमेंट है, लेकिन ये जो संख्याएं हैं कोरों की वो 12 ही रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चीजों को। तो मुझे आशा है आप इसको भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग में आपको इसका मान बताना है। लॉग 169 टू द बेस 13 यानी लॉग 169 13 आधार पर इसका मान बताना। तो मान लेते हैं इसका मान x होगा। भाई हमें मालूम नहीं कि इसका मान कितना आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान x मान लेंगे। अब क्या होगा, रूल मैंने आपको बताया था लघुगुणक से घातांक रूप में बना लीजिए। वो कैसे होता है, ये जो x है ये इधर आ जाएगा इस 13 पर, ये 13 जो है आधार में इस पर ये पावर में आ जाएगा x, और इस तरफ ये 169 इसकी जगह पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ गया पावर में, इस 13 के ऊपर घात में आता है, ध्यान रखिए, और ये 169 को उधर भेज देते हैं। अब ये देखिए 13 पर x है और इस तरफ हम इसको 13 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, 13 13 में 13 गुणे 13 169 होता है। अब आप देखिए आपको मैंने ये एक रूल बताया कि अगर इधर भी वही संख्या इधर भी वही संख्या, घातें अलग अलग हो, मान लीजिए इस पर घात m इस पर n, तो ये घातें भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक, यानी अगर ऐसे लिखा हो 5 पर x और इधर लिखा 5 पर 3, तो आप देखेंगे अगर ये बराबर है तो ये x बराबर 3 अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ 13 तो ये x बराबर 2 अपने आप ही हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर 2। तो आप इस केस में x बराबर 2 यानी कि डी पार्ट को सही आंसर बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चीजें करनी होती हैं, समझनी होती हैं। ये लघुगुणक के मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, आप लोग लघुगुणक वाले चैप्टर में जा करके चैप्टर वाइज में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कहने का मतलब ये है जैसा कि ये कोई वृत्त है और इसका ये सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ से आपका ये जो व्यास जाता है ये 2 आधे आधे वृत्तों में डिवाइड करता है। तो व्यास अगर मैं इसको अलग से बनाऊं या इसमें भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये व्यास है और ये आपका अर्धवृत्त है, तो ये व्यास के द्वारा, और यहाँ कहीं केंद्र है, तो व्यास हमेशा कहीं भी इस पे कोण बनाए, किसी जगह मान लीजिए यहाँ बना रहा तब भी वो हमेशा 90 ही बनाएगा। ठीक, चाहे ये ऊपर वाले अर्धवृत्त में बनाए या इसी को हम इस तरीके से नीचे वाले अर्धवृत्त में कहीं भी बना ले। मान लीजिए इसी के पॉइंट ले रहे हैं और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, चाहे ऊपर बनाए या नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी कि इस अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बना कोण हमेशा क्या होता है, देखिए यहां पर आप ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 ही होगा, चाहे जहां आप मिला लीजिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए यहीं मिलाते हैं इसको यहां से, तो ये वाला 90 ही होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, व्यास द्वारा बना कोण हमेशा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं, कहीं हो सकता है ऑप्शन में समकोण लिखा आ जाए तो भी आप ध्यान रखिएगा, उसको टिक करेंगे। तो चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे गए हैं, अब इनको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सभी 1 नंबर के हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले बोला गया यदि 5 की घात 3 बराबर 125 तो इसका लघुगुणक रूप, मैंने आपको बताया है किसी भी संख्या को लघुगुणक रूप में कैसे बदलते हैं, इसी को पहले देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे और ये जो 5 की घात 3 इसका जो 5 है आधार, इसको यहीं रखेंगे और 125 जो बराबर के उधर इसको सामने ले आएंगे लॉग के, और बराबर में ये जो घात वाली संख्या इसको इधर पहुंचा देंगे, बस ये चेंज हो जाएगा। जैसे हो 3 की घात 4 बराबर 81, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए लॉग लिखेंगे, ये जो 3 है इसको यहीं लिखेंगे, 4 को इधर पहुंचा देंगे, 81 को इधर ले आएंगे, 81 इसके सामने लॉग क्या आ जाएगा, बराबर 4 इधर पहुंच जाएगा, बस ये हो गया। अगर इसी तरीके से x पर पावर y इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सॉरी
इस पे अगर इस तरीके से लिखा गया हो कि मान लेते हैं x की पावर m बराबर y, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, log लिखेंगे, x यही रहेगा, y सामने आ जाएगा और m यहां पहुंच जाएगा। ठीक, कुछ भी किसी भी रूप में हो, ये लघुगुणक रूप है, ध्यान रखिए लघुगुणक रूप इसी तरीके से लिखा जाता है। और अगर इसी का घातीय रूप, ये तो हुआ कौन सा रूप, लघुगुणक रूप, अगर अब घातीय रूप होता, अगर घातीय रूप लिखेंगे तो क्या करेंगे, यही चीज फिर से 5 ये था, इसको ऐसे लिख देंगे, 3 जो उधर इसके घात में ले आएंगे और 125 को फिर इधर पहुंचा देंगे, फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिन लोगों को ये चीज डिटेल में सीखनी हो वो लोग जा सकते हैं लॉगरिथम चैप्टर में, और लॉगरिथम चैप्टर मैंने 3rd सेमेस्टर चैप्टर वाइज में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित चेक एवं बियरर चेक क्या होता है। देखिए बियरर चेक एक आपके पास है बियरर या धारक चेक, ठीक है, धारक या वाहक चेक, इन नामों से इसको जानते हैं, और एक है आपके पास रेखांकित चेक। देखिए इसमें क्या होता है, वाहक या धारक का मतलब ये जिसके नाम अकाउंट है, जिसकी चेक है, वो स्वयं जाकर के पैसा ले सकता है, या फिर इस चेक के माध्यम से वह किसी का नाम लिख सकता है और वो व्यक्ति जाकर के पैसा निकाल सकता है। तो बियरर, धारक या वाहक चेक क्या होता है कि जिसके नाम वो चेक होगी, यानी जिसका अकाउंट होगा, वह व्यक्ति जाकर के बैंक से उस चेक के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकता है। ठीक है, तो बियरर, धारक या वाहक चेक है, या फिर वो व्यक्ति जिसके नाम चेक है, वो किसी का नाम, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है मुकेश, उसका नाम उसने चेक में डाल दिया और मुकेश को बोल दिया कि इतने रुपए, कितने भी रुपए लेने हो, मेंशन कर दिया कि मुकेश को ये भुगतान कर दिया जाए, तो वो मुकेश जाएंगे धारक चेक या बियरर चेक लेकर के कैशियर को देंगे और कैशियर उनको पेमेंट कर देगा। लेकिन रेखांकित चेक क्या है, रेखांकित चेक किसी, हमेशा ये अकाउंट पे ही चेक होगा। ये इस तरीके से जैसे आपकी चेक होती है, इसमें इस किनारे पर ऐसे 2 पैरेलल लाइनें खींच दी जाएंगी बस, तो इतना ही करने से वह चेक रेखांकित चेक में बदल जाएगा। यानी चेक में 2 पैरेलल समांतर रेखाएं खींच दी गई अगर, तो इसका मतलब वो चेक अब क्या हो गई, वो चेक अब अकाउंट पे ही हो गई। यानी आपने रेखांकित कर दिया इस चेक को, और अब ये चेक उसके अकाउंट में ही भुगतान होगा या किसी कंपनी को ही भुगतान होगा, जिस संस्था को दिया गया हो उसी के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, उसमें कैश नहीं दिया जाएगा, मनी ट्रांसफर अकाउंट टू अकाउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है रेखांकित चेक। तो ये आप ध्यान रखिए, रेखांकित चेक में हमेशा 2 ऐसे समांतर लाइनें बना दी जाती है, यहां पर कभी कभी ऐसे अकाउंट पे ही ऐसे लिख दिया जाता है, या फिर कुछ भी एंड कंपनी, जैसे कंपनी का है तो एंड कंपनी ऐसे लिख दिया जा सकता है, या नॉट निगोशिएबल लिखा जा सकता है। इस तरीके से चीजें लिखी जाती। तो मुझे आशा है आप इसको समझ रहे होंगे कि रेखांकित चेक क्या है और बियरर चेक क्या है, इस चीज को आप अच्छे से बता लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि 8x x व 18 ये आपके पास 4 संख्या समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया इसमें प्रथम 2 का अनुपात पहले लिखिए 8/x, फिर बराबर लगाइए, और फिर बाद वाले 2 का अनुपात ऐसे x/18 लिख लिया जाता है। यही तरीका होता है, जो 4 संख्याएं समानुपात में होती a अनुपात b इस तरीके से, तो उसमें इन दोनों का पहले a/b लिखा जाता है, फिर बराबर लगाया जाता है, फिर इन दोनों का c/d, ये लिखने का तरीका होता है। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 18 से गुणा हो जाएगा और बराबर x का x से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 18 और 8 ये 18 144 होता है, और इधर x का x से गुणा होकर एक्स स्क्वायर, आपने देखा x स्क्वायर का मान 144 आया है, इसका मान ये आया, तो x का मान क्या आएगा, अंडर रूट, वर्ग जो है इधर वर्गमूल हो जाएगा 144 पर, और ये x बराबर 12 आएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। आप ऐसे 144 का वर्गमूल निकाल सकते हैं लासा लेकर के, फिर 2 के जोड़े भी बना लिए जाते हैं तो भी वर्गमूल निकल जाता है। वैसे ये याद ही रहता है 12 × 12 सभी को। ठीक है, तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे। ये प्रश्न आपका हो गया, 12 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी। किसी भी वृत्त पर, क्योंकि बोला गया है कि वृत्त पर, इसलिए ये मान लीजिए कि आपको इस वृत्त पर कहीं बिंदु लेना है, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, इस जगह पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी, वृत्त के ही ऊपर बिंदु लेना है। तो ये मान लिया कि ये P बिंदु है जिस पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा के लिए यहां पर मैंने कई बार पढ़ा है, ये वाला चैप्टर भी मैंने अच्छे से
वृत्त चैप्टर पढ़ा दिया है। आप सारा कोर्स पूरा थर्ड सेमेस्टर का हो चुका है, वो लोग जिनको इसमें प्रॉब्लम हो उसको डिटेल में देख लेंगे। अब यहां पर क्या किया जाता है, इस बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। देखिए स्पर्श रेखा की विशेषता ये है कि जो भी बिंदु होता है जिस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, पहली बात तो स्पर्श रेखा किसी वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है, ठीक है, किसी बिंदु के किसी वृत्त पर एक ही बिंदु को स्पर्श करती जाती है, और ये केंद्र से, सेंटर से हमेशा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 90। तो आप क्या करिए, इस बिंदु पर अगर आपको रेखा खींचनी है तो 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। अब 90 डिग्री कोण पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे, तो इस पर रखेंगे नोक प्रकार की, पेंसिल लगी होगी, और आधे से कम दूरी लेकर के ऐसे आप अर्धवृत्त बना देंगे। भाई ऐसे खींचेंगे, फिर वही प्रकार की नोक अब यहां रखी जाएगी और दूरी उतनी ही रखेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं प्रकार की, और यहां से पहला ऐसे चाप भाई ऐसे काटेंगे, फिर अब वो नोक यहां रखेंगे और यहां रख के फिर आगे ऐसे चाप कटेगा, क्योंकि ऐसे जब काटेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। फिर अब ये जो 2 बिंदु मिले हैं, इन दोनों बिंदु पर एक एक बार नोक प्रकार के रख के ऊपर ऐसे यहां नोक रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, यहां रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। इस प्रकार से आपका कुछ ये बन जाएगा। अब ये जो बिंदु मिला, इसी को पटरी की सहायता से अगर हम बना देते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा ढंग से, हाँ, इसी को अगर हम पटरी की सहायता से ऐसे मिलाते हुए खींच देंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। बस ये किसी वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा खींचने का तरीका है। बाकी मैंने जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे ऐसे बन सकते वो सब पढ़ा दिए हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, समुच्चय ए बराबर समुच्चय है 2 3 5 और बी बराबर समुच्चय दिया गया है 5 7 3, और आपको बताना a माइनस बी मैंने आपसे कहा था वो समुच्चय होता है जो कि a में तो है लेकिन b में नहीं है। ऐसे अवयव जो a में हो लेकिन b में ना हो, a में हो 2 b में ना हो। b में देखिए ये तो b में है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये देखिए ये भी a b दोनों में तो इसको भी छोड़ दीजिए, यानी केवल 2 यही इसका मान हो गया। a माइनस बी का मान हो गया 2, क्योंकि अगर यहां पूछा होता b माइनस a तो हम क्या करते, ऐसे अवयव लिखते जो b में हो लेकिन a में ना हो, तो b में हो लेकिन a में ना हो तो उस केस में 7 आ जाता, बाकी सब तो a में। तो ऐसे आप समझिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न इसको लगा सकते हैं आप। तो ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला गया -12/7 गुणे -14/27, फिर माइनस दूसरे में देखिए -8/45 और गुणे 9/16। ये आपको सॉल्व करना है, सरल करना है, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। ये पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें जो कुछ ब्रैकेट में बचेगा सब प्लस में बचेगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में। ऊपर नीचे काट सकते क्योंकि गुणा है, ठीक, केवल इस ब्रैकेट के अंदर। ऐसा नहीं कि यहां से यहां काट दें क्योंकि बीच में माइनस, इससे कोई मतलब नहीं। इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, बाद में माइनस कर दीजिए। ये हो गया 7 दूनी 14, और कुछ कट सकता है, देखिए इसमें 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27, बस। तो अब ये कुछ कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया और 9 एकम 9 हो गया। यहां से ये आया, फिर माइनस, यहां देखिए काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो ऊपर तो कुछ नहीं, 1 बचा, और यहाँ देखिए केवल माइनस था तो ये माइनस का ही रहेगा अंदर, ऊपर 1 और नीचे 5 दूनी 10। अब आप क्या करेंगे, ये 8/9, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/10। 10 और 9 का लासा एलसीएम लेंगे क्योंकि हर बराबर करेंगे तभी जुड़ेगा, तो उसका होगा 90। या आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 8 80, फिर प्लस इसको इससे करेंगे 9 एकम 9, और फिर बटे में इनको आपस में करेंगे 9 दहम 90, ठीक। तो ये आ गया 89/90, यानी 89/90। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। ये सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लग चुके हैं। अब चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे गए हैं। अंतिम प्रश्न में आपको चित्र नहीं दिख रहा होगा, चिंता मत करिए, अभी मैं जब इसको करवाऊंगा तो सामने फिगर बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। केवल आपको सूत्र बताना है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, जो कि आप बहुत फेमस सूत्र आप जानते हैं, a बराबर P1 + R/100 की घात n। इसका प्रयोग आप करते हैं, यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। इसमें प्रतीकों को भी समझाना है। जहां पर a क्या है, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। यहां पर a क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन,
P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि जिसको मूलधन कहते हैं हिंदी में, A अमाउंट है इंग्लिश में, P प्रिंसिपल है, R यानी कि दर है, ठीक, और N क्या है, समयावधि है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। समयावधि या समय कुछ भी लिख दें केवल, कोई दिक्कत नहीं, केवल समय भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, यही इतना आपसे पूछा गया था। A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n, इसी सूत्र के बारे में बताना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 14 - 5x - x² का गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना है, देखिए इसको या तो आप उस रूप में सीधे सीधे एक ये भी कर सकते हैं, जैसा कि ये ax² + bx + c इस रूप में होता है, पहले x की घात 2 फिर x फिर संख्या, इस रूप में भी कर सकते हैं, या ऐसे ही लिखे लिखे भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए ये रूप मैंने काफ़ी आपको चैप्टर में सिखाया है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने शायद ये प्रश्न भी वहाँ सिखाया है, ढंग से आप उसको वहाँ पर जाकर के चैप्टर वाइज में चर राशियों का गुणनखंड चैप्टर में देख लीजिए, अच्छे से पढ़ा। इसको मैं ऐसे ही अब करना बताता हूँ। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो x² के साथ जो संख्या है और ये जो नंबर है इसका गुणा कर लेते हैं माइंड में हम लोग a और c का, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को 2 भागों में स्प्लिट करा देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है तो मानेंगे 1 है, और 1 का 14 से पहले गुणा करा लेंगे तो 14 × 1 = 14 हो जाएगा। ये तो आपको अपने माइंड में ही रखना है। अब इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़े या घटाए तो 5 ही आए, जोड़े या घटाए तो 5 ही आए, और उनको गुणा करें तो 14 आए। तो आपको मालूम है 7 - 2, 5 की जगह ये लिखा जा सकता है, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 भी रहेगा और 7 दूनी 14 भी रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में चैप्टर में सिखाई जा चुकी, बाकी सब ऐसे ही नोट कर लीजिए, बाहर x है x लिख लीजिए, ये सब ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 14 इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 और ये x भी गुणा हो रहा तो 7x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 और x का 2x और -x²। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, बस यही अब काम है आपका। तो कॉमन लीजिए, देखिए 7 कॉमन लीजिए, यहाँ 7 मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 - x, है ना भाई, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 और यहाँ से 7 हट गया तो केवल x बचा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, +2, यहाँ पर 2 तो कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है तो 2 कॉमन नहीं होगा, x यहाँ भी तो x कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ से 2 बार x है तो उसमें 1x बचा रह जाएगा, क्योंकि 1x बाहर यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी हट गया। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये जो 7 + है x है, 7 ये वाला और x ये वाला, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो चुका है। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। मुझे आशा आप इसको समझ रहे होंगे, और जिन लोगों को इसको समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो वो लोग चैप्टर में जाकर के अच्छे से 3rd सेमेस्टर का डिटेल में इसका अध्ययन कर लें, वहाँ बहुत अच्छे से ये चीज़ें सिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। कोई वृत्त है, इस वृत्त में क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, एक जीवा है, यहां से मान लीजिए ये दूरी इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जीवा जो है, जीवा क्या होती है, जो वृत्त के 2 बिंदुओं को स्पर्श करे, एक यहां मान लीजिए कहीं भी हो, 2 बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, इसको मिलाएं तो इसी को जीवा कहेंगे। चाहे जहां से मिला दीजिए, मान लीजिए ये है, यहां से मिला दीजिए, ये भी जीवा है, ये है, यहां से मिला दीजिए, ये भी जीवा है। जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसी को जीवा कहते हैं। तो यहां देखिए इस प्रश्न में क्या था, यहां पर बोला गया था कि किसी वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं दूरी है, और जीवा जो बन रही है इसकी लंबाई 24 है। और इसमें एक रूल मैंने बताया था कि कोई भी जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये लंबाई खींची जाती है, 2 भागों में इसको बराबर बांट देती है, ठीक। जैसे अगर 12 है तो 6 इधर 6 इधर, 10 होगा तो 5 इधर 5 इधर, ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये 24 है तो 12 इधर 12 इधर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अब आगे बोला कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर पर हो। अब मान लीजिए नीचे की तरफ ना बनाना चाहे, हम ऊपर बनाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये देखिए केंद्र था, यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर ये कोई जीवा है, मान लेते हैं ये दूरी देखिए हमने 12 ऊपर मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उसकी इस लंबाई को ज्ञात करना है। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से कर सकते हो, एक और बहुत सरल तरीका है, अनुपात समानुपात का भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। देखिए अगर हम इस बिंदु को इससे मिलाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, और ये वृत्त की त्रिज्या कही जाएगी। त्रिज्या क्यों कही जाएगी, क्योंकि किसी भी वृत्त में केंद्र से उसको ऐसे परिधि से मिलाएं तो ये त्रिज्या ही होगी, चाहे जहां मिलाएं, चाहे इधर मिलाएं, चाहे इधर मिलाएं, चाहे इधर मिलाएं,
केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, सब त्रिज्या और सब बराबर होती है, आप जानते हैं त्रिज्या बराबर होती हैं, ठीक। तो ये त्रिज्या होगी। अब हम इस त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, ये जो समकोण त्रिभुज बना है इसमें अगर देखें इस त्रिभुज में, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अगर हम इसका कुछ नाम कर ले, जैसे मान लीजिए O है, इसको मान लीजिए हम AB नाम कर देते हैं, जीवा को, इसको केंद्र को O बोल देते हैं, ऊपर वाले को C और D बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कोई नाम बोल देते हैं M, और इस पॉइंट को चलिए N, ठीक। तो फिलहाल अभी के लिए ये त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ M है, यहाँ O है और यहाँ A है, ये 12 है, ये 5 है, ये आपको AO बताना। जो त्रिज्या है इसको समकोण त्रिभुज में क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं, है ना, जो ये टेढ़ी वाली लाइन होती है। तो इसमें एक पाइथागोरस का सूत्र लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप सभी को मालूम है, इसी सूत्र की सहायता से मैंने आपको सिखाया है। कर्ण यानी कि त्रिज्या, जिसको हम R कह सकते हैं, त्रिज्या को रेडियस या R भी कहा जा सकता है, तो हम इसको R लिख देते हैं। और ये लंब इसका देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रख देंगे, आधार इसका 12 है तो यहाँ 12 रख देंगे। अब देखिए इसको 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, और इधर R स्क्वायर, ये 25 और 144 169 हो जाएगा। R का स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, उधर वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग जो है इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 169 का 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपने देखा R का मान 13 आ गया। अब त्रिज्या हर जगह 13 ही आएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इतना पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब R निकल चुका है। अब देखिए, अब हमको ये 12 मिल गया है। अब अगर मैं क्या करूं, कहीं भी इसको मान लीजिए इस केंद्र से इसको भी मिलाता हूं, तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। अगर इधर मिलाऊंगा तो भी त्रिज्या कहलाएगी, जिधर भी आप चाहे मिला दीजिए। जैसे केंद्र से मैं इसको मिलाता हूं तो ये भी त्रिज्या ही होगा, और ये 13 है तो अब ये भी 13 ही रहेगा, ठीक है, 13, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या चाहे इधर बनाइए तो भी और इधर बनाइए तो भी बराबर होंगी, ठीक है। चाहे इधर बनाइए सब बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती। तो अब क्योंकि ये 13 है, ये 12 है, ये अब कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर से इस वाले समकोण त्रिभुज में लिख देंगे। अब कौन सा समकोण त्रिभुज है, अब हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम करेंगे OND में। इस वाले समकोण त्रिभुज में अब देखिए काम करेंगे, यहां पर फिर से वही पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण इसका 13 है, यहाँ पर 13 रख देंगे, और लंबाई यानी कि ये जो लंब स्क्वायर है ये वाला, ये 12 है, इस बार इसको 12 रख देंगे, प्लस आधार यानी ये वाला N और D, ND ये पता नहीं, इसको हम ND ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 169, 13 का वर्ग, और ये 144, और प्लस ये ND को अगर हम इसको चाहे x मान लें तो आप ये जानते हैं ये x होगा तो इधर भी x होगा, हम ND की जगह x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ये 144 प्लस में है, 169 में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये घटेगा तो 25 बचेगा, और ये इधर एक्स स्क्वायर, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया तो x बराबर √25 हो जाएगा, और इसका मान 5 आ जाएगा। तो क्योंकि x 5 आया, यानी कि यहां पर भी 5 तो इधर भी 5, और पूरी जीवा ये CD अगर आपसे पूछा गया था तो 5 + 5 यानी 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो एक तो ये तरीका था, और एक तरीका अनुपात और समानुपात का भी मैंने जो आपसे बताया वो भी आप लगा सकते हैं, ये सब ना करें, लेकिन वो सिर्फ इसी प्रश्न में लगेगा। जैसे कि आपसे क्या बोला गया है कि केंद्र वृत्त से दूरी, एक तो दूरी दी गई है केंद्र से, जो कि है केंद्र से दूरी, और एक दी गई है जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, दो बातें की गई। अब देखिए इसमें बोला गया है कि किसी वृत्त में 5 सेंटीमीटर की दूरी, जब दूरी है 5 सेंटीमीटर इधर नोट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवा की लंबाई 24 बताई गई, तो इधर 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपसे कहा गया तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, यानी ये वाला जीवा की लंबाई ज्ञात करना, इसको x, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर, यानी इधर 12, तो इधर 12, तो उधर क्या होगा। अब आप पहले सोचिए, ये जो अनुपात है केंद्र से दूरी का और ये जीवा की लंबाई का, ये अनुपात कैसा है, समानुपात यानी कि अनुलोम अनुपात है, अनुलोम समानुपात है, या प्रतिलोम, कैसा है। तो आपको मालूम है अनुलोम तब होता है जब एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़े, या एक घटे और दूसरी भी घटे, तो साथ साथ एक जैसा बदलाव हो रहा हो, तो अनुलोम। और अगर एक बढ़े दूसरा घटे
तो फिर ये प्रतिलोम हो जाता है। तो इस तरीके से संबंध मैंने आपको डिटेल में अनुपात समानुपात में पढ़ाया है। अब आप जरा खुद बताइए एक चीज विचार करके कि यहां कैसा संबंध होगा, अनुलोम या प्रतिलोम। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र से हम कुछ दूरी पर है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो देखिए जीवा की लंबाई कुछ ये बन रही है, देखने में बड़ी सी। केंद्र से अगर हम दूरी और बढ़ा दे, देखिए मान लेती है यहां पर, तो जीवा इतनी हो गई। केंद्र से दूरी और बढ़ती जाए मान लीजिए, तो जीवा और छोटी होती। आप देख रहे हैं जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ रही वैसे वैसे जीवा की लंबाई घटती जा रही। इसका मतलब दूरी के बढ़ने से जीवा घट रही है, तो यहां संबंध प्रतिलोम वाला होगा, अनुलोम नहीं होगा। क्योंकि एक चीज बढ़ेगी, दूरी तो बढ़ी लेकिन ये घटेगा, ये हमको पता चल रहा है यहीं से, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एरो एक तो नीचे लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे, उल्टी दिशा में तीर लगाई जाती है जब भी प्रतिलोम संबंध होता है। तो ये चीज आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 5/12 और इस तरफ का पलट देंगे x/24, क्योंकि ये संबंध कैसा है, प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। प्रतिलोम समानुपात है, अनुलोम समानुपात नहीं है, प्रतिलोम है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसलिए यहां एरो तीर उल्टा है, x बटे ये कर दिया जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 24 बराबर 12 गुणे x, भाई क्रॉस में मल्टीप्लाई हो 5 का 24 से, 12 का x से। ये जो 5 × 24 है, ये 12 इधर गुणे में इस तरफ लाएंगे क्योंकि x निकालना है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। 12 × 12, 12 दूना 24, तो आप देख रहे हैं x बराबर 10। तो आप इस तरीके से भी उसका मान ज्ञात कर सकते थे, जो कि मिल गया, ठीक है, जीवा की लंबाई। लेकिन यहां बात ध्यान रखें, यहां जब संबंध होगा केंद्र से दूरी और जीवा की लंबाई में, तभी, ये नहीं कि त्रिज्या में अगर ये आ गया तो फिर आपको वही पाइथागोरस प्रमेय पिछले तरीके से ही करना पड़ेगा। जब भी प्रश्न हो कि वृत्त के केंद्र से दूरी इतनी है तो जीवा की लंबाई इतनी है, अब केंद्र से दूरी अगर बढ़ा दी गई या घटा दी गई तो जीवा की लंबाई क्या हो, यानी केवल इन्हीं दोनों में, जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी में जब प्रश्न होगा तो ही ये वाला आप लगाइएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आप बाकी डिटेल में इन चीजों को पढ़ने के लिए चैप्टर्स में जाके स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखा गया। दो घन है, मान लीजिए एक घन ये है, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है, एक और उतना ही बड़ा, दो घन सटा दिए गए। 10 सेंटीमीटर था तो सब 10-10 के हैं, दोनों 10-10 के हैं मान लीजिए, ऐसे है ना। तो हर जगह 10 हो गए क्योंकि घन में भुजाएं बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं केवल परिवर्तन जो आ रहा है, अब दो घन को सटाया तो एक घनाभ बना, एक क्यूबॉइड बना, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर जो आया सिर्फ इसमें आया लंबाई में, लंबाई 10 और 10 20 हो गई, लेकिन चौड़ाई अभी भी 10 है, ऊंचाई अभी भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं। केवल यानी लंबाई क्या हो गई, 10 और 10 मिलके 20, और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं, ये सब 10-10 ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपका आ गया। और आपसे कहा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और वो होता है 2LB, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, ये सब गुणे में होता है, बीच में निशान, ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहां मान रखते हैं 2 गुणे LB, मतलब लंबाई है 20, तो 20 गुणे 10, फिर प्लस है यहाँ BH यानी 10 गुणे 10, ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है, और यहाँ देखिए हाइट यानी ऊंचाई 10 था और लंबाई फिर आ गया तो 20 यहाँ फिर रखेंगे। अब आप देखिए 2 गुणे कितना आया, ये 20 दहमा हो गया 200, प्लस ये 100 हो गया, प्लस ये भी 200 हो गया, 2 2 4 1 5, इधर हो गया 500, और ये गुणे में 2 गुणा करके आ गया 1000, और क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका हो गया घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को डील करेंगे। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साधारण ब्याज की दर से ₹2500 का 2 वर्ष 6 महीने का 6%, यानी क्या क्या दिया नोट करिए। मूलधन की जगह P 2500 रुपए दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मूलधन, और जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष 6 माह। आपको समय यहाँ साधारण ब्याज के सूत्र में, क्योंकि साधारण ब्याज का है,
उसमें समय वर्ष में ही लिया जाता है, तो इसको आप बदल लेंगे, 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं प्लस 6 महीने जो है इसी को वर्ष बनाएंगे। तो आप बताइए एक वर्ष में कितने महीने, 12। तो महीने को जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 1 सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं, 100 से भाग करते हैं। देखिए मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ अगर हमको वर्ष से महीना बनाना तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम कहें 1 वर्ष में कितना महीना, 12, 2 वर्ष में 24, 3 वर्ष में 36, देखिए 12 से गुणा हो रहा है। अगर लेकिन महीने से वर्ष बनाना हो तो 12 से भाग करना पड़ता है, ये वर्ष बन गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 + 1/2, यानी मिलके अब ये हो गया, देखिए 2 दूनी 4, 1 5, आपको मालूम, इसको इससे गुणा कराते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 वर्ष। या सीधे सीधे इस चीज को हम 2.5 वर्ष कह सकते थे, क्योंकि यहां पर आसान है, बदलना इसलिए बताया गया क्योंकि आप चाहे तो भाई कुछ अजीब सा नंबर हो तो बदलेंगे कैसे, तो इसलिए 5/2 वर्ष ही हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, साधारण ब्याज आपको बताना था, तो साधारण ब्याज बराबर होता है P यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय, P गुणे R गुणे T बटा 100। अब देखिए P यानी कि मूलधन 2500 दिया है, गुणे दर कितना था, देखिए इसमें दर था इसमें 6%, तो इसको भी नोट कर लीजिए कहीं, दर R बराबर 6%, 6 गुणे समय आपका मिल गया 5/2, तो नीचे रख दीजिए, और नीचे पहले से 100 है तो 100 को भी नीचे रखेंगे, 2 0 कट गया, 2 से ये काटिए, 2 तिहाई 6। अब आप देख रहे आया 25 गुणे 3 गुणे 5, है ना, तो 25 तिया कितना हुआ, 25 तिया 75 हो गया, 75 गुणे 5 ये आएगा 55 25, 5 7 35, 35 2 37, 55 25, 5 7 35 2 37, 375 रुपए ब्याज आ गया। आपको ब्याज बताना था और मिश्र धन भी बताना था, तो ब्याज तो ये आ गया। अब देखिए 375 रुपए ब्याज आ गया, ऊपर देखिए अब आप, क्योंकि 375 ब्याज आया तो मिश्र धन क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मिश्र धन होता है यानी अमाउंट, वो क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब हम देखिए मूलधन था 2500 रुपए और इसमें 375 ये जुड़ जाएगा जो आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 25 3 2800, 2875 रुपए आ जाएगा ये मिश्र धन। इस प्रकार से आपका मिश्र धन भी आ गया और ब्याज भी आ गया। तो ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे करना था। मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक निम्नलिखित एक टेबल आपके सामने है, टेबल में जब भी आपको काम करना होता है, देखिए यहाँ पर, तो आप अलग से एक टेबल बनाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया, समांतर माध्य दे दिया गया और के का मान बताना है। तो जब भी समांतर माध्य वाले प्रश्न होते हैं आपको 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, आप जानते हैं। इसमें 3 कॉलम में एक में जो दिया है वही नोट करेंगे पद, दूसरे में जो दिया है वही नोट करेंगे जो कि है बारंबारता, और तीसरे देखिए पद को हम x से लिखते हैं, बारंबारता को f से लिखते हैं, और इसमें हम f गुणे x अपनी तरफ से कर लेते हैं। तीसरे कॉलम में 2 कॉलम हमें दिए ही होते, तीसरा हम बना लेते हैं। नोट करते हैं 5 15 25 35 और 45, और दूसरा कॉलम बारंबारता का नोट करते हैं 6 4 3 के और 2। अब जरा गुणा कर लीजिए, क्योंकि f गुणे x तो 5 छक्का 30, इनका गुणा सामने लिखते जाइए। 15 चौके 60, 25 तिया 75, और 35 और k का गुणा तो 35 के ही हो जाएगा, और 45 गुना ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपको समांतर माध्य का सूत्र लगाना होता है, तो समांतर माध्य का सूत्र आपको मालूम है, ये होता है सिग्मा ऐसे f गुणे x। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, यानी ये जो f गुणे x है इनको सबको जोड़ लीजिए। सिग्मा f गुणे x निकालना मतलब जोड़ना है। तो पहले देखिए संख्या जोड़ लेंगे, k वाला तो जुड़ेगा नहीं, संख्या जोड़ेंगे। 30 60 90 90 90 180 180 और 75, 180 20 200 और 255 है ना, तो ये आ गया 255, और प्लस में ये 35 के ऐसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि ये जुड़ नहीं सकता। 35 के अलग बात है और संख्या अलग बात है, तो 90 और 90 180, 180 और 20 200 और आपका 55 255। ठीक है, ये आ गया जुड़ करके। इसको भी आप जोड़ लेंगे क्योंकि नीचे होता है सिग्मा f, इसको बस इसी में मान रखना होता है।
तो आप इसको भी जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 6 4 10, 10 3 13 2 15, 15 प्लस के, ये जोड़ के 15 प्लस के हुआ, इसी को सिग्मा एफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे, समांतर माध्य की जगह दिया था 21.5, तो यहां रख देंगे 21.5, और फिर ये बराबर है, बराबर ये वाला जोड़ के आया देखिए 255 प्लस 35 के, और बटे में ये वाला जोड़ के यहाँ सिग्मा एफ इसका जोड़ आया है 15 प्लस के। अब केवल ये बटे वाली चीज इधर आएगी, गुणा हो जाएगी, तो आप देखिए 21.5 के साथ गुणे में लिखेंगे 15 प्लस के को, और बराबर इधर जो है 255 प्लस 35 के, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें गुणा कराएंगे, अगली स्टेप में गुणा होगा तो ये 21.5 गुणे 15, और प्लस ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, दोनों से गुणा होगा आप जानते हैं, तो यहाँ होगा 21.5 के बराबर ये होगा 255 प्लस 35 के। ठीक, अब मैं ऊपर की टेबल हटा देता हूं क्योंकि और सारी चीजें हो चुकी हैं, केवल अब आपको यही कैलकुलेशन करना है बस। अब देखिए ये जो 21.5 है इसको गुणा करना है 15 से, तो 15 से गुणा करिए, 5 25, 5 एकम 5, 5 2 7, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 के 5, 5 एकम 5 2 7, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5 1 2, ये हुआ 5, 7 5 12, 1 1 2 और 2 1 3, ठीक है, ये हो गया 32 और एक अंक पे दशमलव है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा होकर के आ गया 322.5 और प्लस में है यहाँ पर 21.5 के, और बराबर है इधर 255 प्लस 35 के। ठीक है, के और के एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो 322.5 में ये संख्या इधर लाके माइनस हो जाएगी, उस तरफ प्लस है इधर माइनस, और इसको उधर पहुंचा देंगे, उधर ये माइनस हो जाएगा, 35 के में से 21.5 के माइनस होगा। अब आप बताइए 35 में 21.5 माइनस होगा, कितना बचेगा? ये 5 बचेगा, 0.4 में से 1 गया, 3 बचा, ये 1 बचा, 13.5। ठीक है, तो इधर आपका देखिए बचा 13.5 के, और इस तरफ आप घटाइए जरा, 322.5 में 255 को आप घटा दीजिए, 0.5 कितना, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, आपका ये 67.5, 67.5 बचा, ये घट के। अब के निकालेंगे तो भाई 67.5 ये है ही, ये चीज आकर के गुणे में इधर बटे में हो जाएगी 13.5, ये और ये कट गया। अब देखिए क्या 135 से ये कटेगा तो हम चेक करेंगे, 135 5 है पीछे, तो जनरली 3 बार चेक कर लेंगे। ठीक है, या फिर 5 ही बार चेक करेंगे, मान लीजिए 5 बार करते तो क्या होगा, 5 बार देखेंगे तो 5 25, 5 3 15, 5 25, 5 3 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, 675। ठीक है, 5 बार में देखिए पूरा कट गया, तो के का मान यही 5 आ गया। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लगाना था, ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है, ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा ढंग से। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अंतिम प्रश्न आपका दिया गया, जिसका वृत्त का चित्र आपको नहीं दिख रहा है वो आप यहाँ देख लीजिए। ये वृत्त है, ये केंद्र है, और यहाँ पर एक जीवा बनी हुई है, ये O बताया गया है, यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये यहाँ कहीं आप इसको मिलाएंगे, यहाँ पर E पॉइंट है, ये A है, सॉरी ये वाला B पॉइंट है, ये C है, और इसको ऊपर भी ले जा करके मिलाया गया है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका A है, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब आपसे कहा गया O वृत्त का केंद्र है, O केंद्र है, ठीक है, OBC 15 है, OBC 15 है, देखिए OBC यहाँ 15 बनना, ठीक है, तो BAC आपको कोण BAC एक बताना है, और एक आपको कोण बताना है BEC, ये दो कोण के मान बताने। ठीक है, तो आप बताइए, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि ये जो वृत्त होता है, यहाँ पर देखिए ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, इधर भी ये त्रिज्या हो गई, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और अगर इससे कोई त्रिभुज का निर्माण होता है तो इसका मतलब ये दो साइड बराबर हुई, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज होगा। और ऐसे त्रिभुज में यहाँ जो कोण बनता है वही कोण यहाँ बनता है, बराबर होता है, मतलब ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। और एक त्रिभुज के तीनों कोण, भाई एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 डिग्री, ये भी आप जानते हैं, तो ये 15, ये 15, तो 15 15 30, तो ये हो गया 150। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 150 हो गया, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है।
तो आप ये चाहें तो लिखते हुए स्टेटमेंट लिखें, मैंने आपको स्टेटमेंट लिखना सिखाया है इसके पहले, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ये सब चीजें। जैसे आप यहां बोल सकते हैं कि त्रिभुज OBC में OB जो है वो बराबर है OC के, है ना, ये बराबर है क्योंकि ये साइड्स बराबर है, तो हम बोलेंगे कि कोण OBC, ये जो OBC कोण बन रहा है ये बराबर होगा OCB के, इधर वाले कोण के दोनों कोण ये बराबर होंगे, दोनों ही 15 हो जाएंगे। ठीक, अब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, इसी में हम लिख सकते हैं कोण, इसका नाम अगर हम इस तरीके से लिखें कि OBC, एक कोण OBC है और एक कोण है आपका OCB, और एक कोण ये वाला सेंटर वाला BOC, तो इनका योगफल कितना होगा 180। ये वाला देखिए 15 था, ये वाला भी 15 था, ये वाला आपको ज्ञात करना था, बराबर 180, 15 15 हो गया 30, प्लस BOC बराबर 180, यानी BOC कोण निकल के आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में 30, तो इसका मान आ गया 150 डिग्री। ठीक है, ये आपका यहां तक पहुंच गया आप 150 डिग्री। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये सब आपको लिखना मालूम होना चाहिए ढंग से, और आपको ये सब किताबों में पुस्तकों में लिखना बताया गया होता है। अब देखिए, क्योंकि यहां से इस कोण का संबंध क्या होता है, ये जो कोण BAC बना है ऊपर जो बना है B से AC, ये आधा होता है हमेशा जो केंद्र पर बना कोण है, केंद्र का कोण का नाम क्या है BOC, और आप देख रहे हैं क्योंकि ये बना है 150 का आधा कितना होगा 75, तो पहला तो आंसर आपका BAC जो बताना था वो 75 आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं, BAC 75 हो गया। यहां तक आप कर लेंगे, अब इसी के आगे आप बढ़ाते रहेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं, अगला पार्ट देख रहा हूं। अब BEC कैसे होगा, तो BEC के लिए हमेशा इधर का कोण निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको ये अच्छे से बताया था कि किसी भी वृत्त में, अब चलिए वृत्त बना के ही मैं समझा देता हूं, किसी भी वृत्त में केंद्र पर जो कोण बनता है, यहां देखिए ये इसी तरीके की संरचना, यहां से अगर ऊपर कहीं कोण बनता है तो यहां वाला कोण आधा होता है इस जगह का, है ना, ध्यान दीजिएगा, केंद्र के नीचे की तरफ, और अगर इधर कहीं कोण बने तो ये भी आधा होगा, लेकिन ये इस तरफ का कोण जो होगा उसका आधा होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी ऐसे बिंदु पर पूरा जब ये इधर से इधर का कोण और ये पूरा मिला जाता है तो ये 360 बनता है, कितना बनता है 360, तो इधर 150 है तो ऊपर कुल 360 होना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर कितना बनना चाहिए, अब आप सोचिए, ऊपर बनना चाहिए, ये वाला कोण कितना बनना चाहिए, 360 में 150 को हटा दीजिए तो बचा आपका 210, कितना 210, देखिए इसको जोड़ेंगे 360 हो रहा है तो 210, तो ये वाला जो यहाँ कोण है ये इसका आधा होगा। तो अब हम बोलेंगे कोण BEC बराबर वो आधा होगा किसका, 210 का, और 210 का आधा का मतलब ये कट के हो गया, 210 को काटेंगे 2 से तो आएगा 105, यानी ये आंसर आ गया 105। तो कोण BEC 105, BAC 75, दोनों ही मान आपके निकल चुके हैं। और एक काम ये, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक और तरीका आप आसान यहां से दिख रहा है जो आप कर सकते हैं, वो ये होगा कि जब ये 75 आ गया था तो इस समय ये जो चतुर्भुज बनना, देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो इस समय एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। यहां पर देखेंगे ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये आप मिलाएंगे, यहां से आप इसको मिलाएंगे तो देखिए ये यहां से ध्यान दीजिए ABEC चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में जब ये कोण आ गया था 75, तो ये और इसके अपोजिट ये पड़ रहा है, दोनों का योगफल 180 होगा, तो 75 प्लस यहाँ जो कोण BEC बन रहा है ये मिला के 180 होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज से भी कर सकते हैं, और 175 को जब उधर माइनस करेंगे तो 180 में 75 माइनस होके 105 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये 2018 का प्रश्न पत्र आपका पूरा संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। ढंग से इसको सीखिए, अभ्यास करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियोस को लगातार लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, और आप अध्ययन कार्य करते रहिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।